जो स्त्रियां 6500 साल पहले एक अद्भुत समाज के का उत्तरदायित्व निभा रही थी, आज वही स्त्रियां ग्लानि और शोक समुद्र में डूबकर अपने अंदर की शांति को खो बैठी हैं। पुरुष सत्तात्मक समाज की तरफ हमारी यात्रा शुरू हुई और ये चंद भय से भरे हुए पुरुष जिनके अंदर अहम ने घर बना लिया था, इन्होंने धीरे धीरे जमीन के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ। नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार मैं आपका फिर स्वागत करती हूँ। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित A Thousand Seeds of Joy इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। 7वां अध्याय, मातृ सत्तात्मक समाज से पितृ सत्तात्मक समाज की ओर। इस अध्याय से हम गुजर रहे हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। माँ बता रही है कि पिछले 2000 वर्षों में ये जो पितृसत्तात्मक समाज की तरफ ये जो यात्रा है उसने तीव्र गति पकड़ी। इस तीव्र गति के कारण जो बदलाव हमने हमारे समाज में देखे काफी असहनीय थे। स्त्रियों पर जो अत्याचार हुए, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ा। स्त्री शक्ति इस असहज भार को ढोते हुए ग्लानि और शोक के समुद्र में डूबती चली गई, जिसका प्रभाव समाज के संतुलन पर पड़ा दोस्तों। यहाँ माँ कहती है कि कई सभ्यताओं में आज भी स्त्रियां पूरे समाज का भार अपने कंधों पर ढो रही हैं। पूरे समाज की ग्लानि अपने कंधों पर ढो रही हैं। माँ कहती है कि कुछ स्त्री इतनी दुखी है कि उनका दर्द, उनकी जो पीड़ा है उनके हृदय तक उठ चुकी है और उनके हृदय को निचोड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण स्त्री शक्ति एक शोक समुद्र में डूब गई है। जो स्त्री हम आम देख रहे हैं वो इस जनरेशन की नहीं दोस्तों, पिछले कई पीढ़ियों की जो स्त्रियां पिछले पीढ़ियों में दुखी थी उनका भार भी आज की स्त्री ढो रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्त्री के दर्द को समझने की कोशिश करें तो ये नहीं सोचे कि ये स्त्री की जिंदगी तो सुख शांति में है, तो फिर कौन सा दुख। पीढ़ियों से स्त्री जाति पर, स्त्री शक्ति पर हुए जुल्मों का भार ढोती चली आ रही है। कई स्त्रियां हैं जो काफी अच्छी चीजें आगे लेकर आना चाहती हैं, लेकिन इस पितृ सत्तात्मक समाज में काफी सदियों से, 2000 साल से स्त्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। स्त्रियां अपने दिल की बात सुनना चाहती हैं, पर उन्हें अपने दिल की बात सुनने का अवकाश नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए जब कोई भी अपने दिल तक नहीं पहुंच पाता तो पीड़ा से दूर नहीं हो पाता। तो जब स्त्रियों को अपने दिल की बात सुनने से वंचित रखा जाता है तो उनकी पीड़ा भी बढ़ती जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अंदर का जो संगीत है वो लुप्त हो गया है, कहीं खो गया है। संतुलन और समन्वयता के समाज में जब वो रही थी, उनके अंदर हमेशा एक संगीत बजता रहता था, वो खो गया है। ऐसे स्थिति में स्त्रियां अपना सर उठाकर आकाश की तरफ भी देखना भूल गई है। माँ क्यों कह रही है कि स्त्रियां आकाश की तरफ देखना भूल गई हैं? क्योंकि जिसके जीवन में अंधकार भरा है, जब वो ऊपर
सर उठा के देखता है तो तारों की टिमटिमाती रोशनी, वो रोशनी काफी है उनके अंदर की चिंगारी को जगाने के लिए। पर स्त्रियां तो सर उठाकर आकाश की तरफ भी देखना भूल गई हैं। तो मां कहती है कि अगर वो सर उठाकर हम तक नहीं देखेंगी तो हम अपना दिव्य प्रकाश उन तक कैसे पहुंचाएंगे। कितने अद्भुत रूप से यहाँ पर स्त्री की पीड़ा का विवरण दिया गया है दोस्तों। जो स्त्रियां 6500 साल पहले एक अद्भुत समाज का उत्तरदायित्व निभा रही थी, आज वही स्त्रियां ग्लानि और शोक समुद्र में डूबकर अपने अंदर की शांति को खो बैठी हैं। समाज उन्हें फिर से अपने अंदर की चिंगारी तक पहुंचने का अवकाश भी नहीं दे रहा है दोस्तों। कितना दुर्भाग्य है। ये सुनकर आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं कि मां, काफी सालों से हर चीज के लिए स्त्रियों को दोष दिया जा रहा है। हर देश में, हर सभ्यता में, हर राज्य में, कि कहीं भी कुछ पाप के बारे में बोला जाता है, कोई कहानी सुनाई जाती है तो स्त्रियों को पापियों के रूप में सामने लाया जाता है। बताइए मां, ऐसा क्यों है? क्या ये कुछ आदमियों के अंदर का डर है, इसीलिए स्त्रियों के लिए ऐसी कहानियां बुनी गई है ताकि स्त्रियां चुपचाप इस पाप के ग्लानि में डूबकर अपने अंदर घुटकर रह जाए? मां कहती है, हाँ बेटा, ये जो डर है इन चंद आदमियों में, ये राजनीतिक भी है और व्यक्तिगत भी है। मतलब ये कि ये व्यक्तिगत रूप से भी डरे हुए हैं और राजनीतिक रूप से भी, सत्तात्मकता के रूप से, पावर के, अधिकार के रूप में भी डरे हुए हैं। राजनीतिक रूप में मां कहती है कि इनका डर इतना पुराना डर है कि हजारों साल पहले जाता है इनका डर। कहां बात करती है मां? कि जब मातृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां पुरोहित का पात्र, मतलब धर्म स्थापक, मंदिरों की देखभाल स्त्रियां करती थी, तो जब पितृसत्तात्मकता का ये जो मार्ग शुरू हुआ तो इन कुछ चंद डरे हुए लोग जो अधिकार की वांछा से मरे जा रहे थे, उन्होंने उन उच्चतम कोटि की स्त्रियां जो स्त्री पुरोहित थे, उनको वैश्या का दर्जा दिया। देखिए दोस्तों, किस प्रकार अत्याचार शुरू हुआ। वो स्त्रियां जो पर्वतों पर रहती, मंदिर की देखभाल करती हुई, समाज की देखभाल करती हुई, अंतर्ग्रहों से समाचार को प्राप्त करती हुई समाज की देखभाल कर रही थी, जैसे ही पितृसत्तात्मकता की तरफ ये यात्रा शुरू हुई, ये कुछ चंद डरे हुए लोग जिनके अंदर अहम घुसता चला जा रहा था, इन्होंने इन स्त्री पुरोहितों को वैश्या का दर्जा दिया। ये स्त्रियां जो मंदिरों की देखभाल करती थी, ये पृथ्वी से इतनी जुड़ी हुई थी क्योंकि बहुत ही उच्च आध्यात्मिक कोटि का ऐसी जिंदगी इनका व्यतीत कर रही थी। तो अपने उच्चतम प्रकंपन के कारण, वेरी हाई वाइब्रेशंस, मदर अर्थ के साथ, पृथ्वी माता के साथ इनका एक संबंध था, और इस मां धरती और प्रकृति के संबंध के कारण ये पूरे राज्य को, समाज को भली भांति प्रकृति और धरती मां के साथ इनकी देखभाल कर रही थी। कभी भी ये स्त्रियों ने आपस में एक समाज दूसरे समाज से नहीं लड़ा। ये कभी भी इन्होंने धरती के लिए या जगह के लिए इन्होंने कभी भी युद्ध नहीं किया, क्योंकि ये सब धरती को मां मानती थी, प्रकृति को मां मानती थी। तो हर एक स्त्री दूसरे स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखती थी। पर जैसे ही पुरुष सत्तात्मक समाज की तरफ हमारी यात्रा शुरू हुई और ये चंद भय से भरे हुए
पुरुष जिनके अंदर अहम ने घर बना लिया था, इन्होंने धीरे धीरे जमीन के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। और यही नहीं, ऐसे कई बिलीफ्स जो गलत थे, किसके बारे में? मातृ सत्तात्मक समाज के बारे में इन्होंने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी। मातृ सत्तात्मक समाज एक बहुत ही आध्यात्मिक समाज था। पितृ सत्तात्मकता की तरफ बढ़ाते हुए इन चंद भय ग्रहित, ऐसे चंद पुरुष जो भय से पीड़ित थे, अगर इन्हें आगे बढ़ना था तो इन्हें मातृ सत्तात्मक समाज को बदनाम करना था, तो इन्होंने मातृ सत्तात्मक समाज के बारे में अफवाहें उड़ाने शुरू कर दी। मातृ सत्तात्मक समाज में स्त्री बड़े गर्व और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। स्त्री को अपने शरीर के बारे में कोई लज्जा नहीं थी, जैसे पुरुषों को अपने शरीर के बारे में कोई लज्जा नहीं होती, कहीं भी स्नान कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। तो मातृ सत्तात्मक समाज भी एक ऐसा समाज था जहां पुरुष और स्त्री बड़े सम्मान और गर्व के साथ अपने शरीर को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और संतानोत्पत्ति एक बहुत ही गर्व की चीज थी अपने व्यक्तिगत जिंदगियों में। स्त्रियां बहुत गर्व से, अपना सम्मान से अपना जीवन व्यतीत करती थी कि वो मां बनने की क्षमता रखती है। और यही नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मां बताती हैं कि लीडरशिप रोल्स में स्त्रियां समाज में बड़े सम्मान से रह रही थी। कई स्त्रियों को देवियों का रूप माना जाता था, जैसे कि हमने बताया, कई स्त्रियां इतने हाई वाइब्रेशन से रहती थी कि इनको पुरोहित मंदिरों की देखभाल के लिए रखा था। इन्हें देवी समान माना जाता था। पितृ सत्तात्मक समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन चंद पुरुषों ने, जो भय से पीड़ित थे, इन्होंने धीरे धीरे स्त्रियों को नीचे दिखाने के लिए लज्जा का शब्द धीरे धीरे प्रयोग करना शुरू किया कि स्त्री का शरीर प्रकट नहीं होना चाहिए, वो लज्जा का कारण बन जाता है। धीरे धीरे स्त्रियों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भावना, ग्लानि की भावना कि शरीर का ये जो प्रकट करना है, शरीर का बाहर दिखना सही नहीं है। मातृ सत्तात्मक समाज में वस्त्र धारण होते थे, पर बहुत ही कम। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक ढकने की कोई जरूरत नहीं थी, चाहे वो पुरुष थे चाहे स्त्री थे। बहुत ही, जितना जरूरत था मौसम के हिसाब से उतना ही पहनते थे। एक मासूमियत थी उनके जिंदगियों में। हर सभ्यता में, धरती के हर कोने पर ये मासूमियत से जो जिंदगी लोग बिता रहे थे मातृ सत्तात्मक समाज में, उससे निकाल दिया गया पितृ सत्तात्मक समाज में। जैसे जैसे पितृ सत्तात्मक समाज की तरफ मानवता आगे बढ़ती चली गई, धीरे धीरे स्त्रियों को मंदिरों से बाहर निकालकर पुरुषों को उन स्थानों पर लाया गया। और यही नहीं, ये बात कि नग्न शरीर एक पाप है, अपने शरीर को ढकना ठीक है दोस्तों, पर ये शरीर एक लज्जा की बात है, ये बात धीरे धीरे मानवता में डाल दी गई। तो जिस शरीर को हम पवित्र मानते थे, मानना चाहिए, क्योंकि शरीर एक मंदिर है दोस्तों। शरीर इस आत्मा को अपने में रखता है। शरीर के माध्यम से ही हम इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। हम क्यों आते हैं दोस्तों इस मानव शरीर में? एक्सपीरियंस के लिए। बिना शरीर के आत्मा कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता इस भौतिक विश्व में। शरीर एक बहुत ही महान माध्यम है, एक साधना है, एक मीडियम है जिसके द्वारा हम ये कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस, विरुद्ध एक्सपीरियंसेस, अनुभव जो हम प्राप्त करते हैं, ऐसे शरीर के बारे में जो सोच हमारे मानवता में डाली गई, आज भी वो हम साथ लेकर घूमते हैं दोस्तों। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो ये बात नहीं जानते
पर हम उनके दिमाग में भर देते हैं दोस्तों। तो जो पवित्र शरीर लेकर हम यहाँ आते हैं, जिसके माध्यम से हमें अनुभव प्राप्त करके इस आध्यात्मिक प्रयाण रास्ते में आगे बढ़ना है, उसे ही हम ग्लानि के रूप में, एक शर्म की चीज के रूप में आज देख रहे हैं। और ये सब पितृ सत्तात्मक समाज में आगे बढ़ते हुए ये सब हमने देखा दोस्तों। जो हमारे आनंद थे, जो हमारे जीवन का विधान था, उसे ही पितृ सत्तात्मक समाज में विभाजित कर दिया गया, लेबल कर दिया गया कि ये अच्छा है, ये बुरा है। धीरे धीरे धर्म आने लगे, और जो धर्म आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर बसते थे वो मातृ सत्तात्मक समाज में थे। मातृ सत्तात्मक समाज में हर धर्म आध्यात्मिकता पर बने थे, पर धीरे धीरे पितृ सत्तात्मक समाज में ऐसे ऐसे धर्मों का निर्माण किया गया जिसमें हमारा ये जो फ्री विल होता है वो धीरे धीरे उसे बगल में रख दिया गया। दोस्तों, जब हम इस मानव शरीर में आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो चॉइस होता है वो हमारा फ्री विल, वही हमारा सबसे बड़ा हमारा शस्त्र है दोस्तों। कोई हमें किसी भी चीज करने को रोक टोक नहीं कर सकता। जो भी कर्म हम अपने साथ ले जाते हैं वो हमारे फ्री विल के कारण, जो भी कर्म हम करते हैं वो हमारे फ्री विल के कारण करते हैं। तो दोस्तों, वही फ्री विल, इन धर्मों के कारण हमें ये बताया गया कि आप जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। और धीरे धीरे स्त्रियों पर पुरुषों का धर्म द्वारा और भी अधिक कंट्रोल होता चला गया। तो दोस्तों, क्या होता है, अगर सदियों से, पीढ़ियों से अगर आप लोगों को दबाते चले जाओगे तो क्या होगा? वो चुपचाप दूसरे लोगों की बातें सुनने की आदी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे समाज में हर एक को युद्ध करने के लिए फोर्स किया गया, और जो पुरुष थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़कर अपने आप को महान साबित करने के प्रयत्न में जुटे रहते थे। ये थी पितृसत्तात्मक समाज की विधि और जीवन विधान। तो इसके कारण क्या हुआ दोस्तों? जो पुरुष थे वो अवकाशवादी हो गए। मतलब जहां भी अवकाश मिला किसी को एक्सप्लॉइट करने का, किसी का विनाश करने का, किसी का फायदा उठाने का, तो लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। और ये भय पीड़ित पुरुष हमेशा क्रोध और अत्याचार से भरे रहते थे, हमेशा क्रोध करते थे और दूसरों पर अत्याचार करते थे। ये अहम की खूबी होती है दोस्तों। अहम के दो गुण होते हैं। एक, अहम हमेशा अपने आप को महान प्रूव करने की कोशिश करता है, और दूसरा, हमेशा अहम को अधिकार चाहिए। और जैसा ही अहम इन पुरुष, भय से पीड़ित पुरुषों में प्रवेश हुआ तो जाहिर ही था कि समाज में अत्याचार होना ही था। और इस स्ट्रगल में कई स्त्रियां जो दब कर रह गई, उन्होंने अपने अंदर के स्त्री तत्व से कनेक्शन ही वो भूल गए। स्त्रियां ही नहीं दोस्तों, पुरुष भी। मैंने पहले भी बताया था आपको कि माँ ने हमें बताया कि हर एक में स्त्री तत्व और पुरुषत्व दोनों रहता है। पुरुष तत्व, मेल एनर्जीज एंड फीमेल एनर्जीज। तो जो समाज हमने तैयार किया इस पितृसत्तात्मक समाज के कारण, अत्याचार, क्रोध और अहम से भरे समाज के कारण, हर स्त्री और पुरुष अपने अंदर के स्त्री तत्व से संबंध खो बैठा। और जैसे ही आप अपने अंदर के स्त्री तत्व से कनेक्शन खो बैठोगे तो हर एक आदमी एग्रेसिव हो जाता है। भले वो एग्रेशन दिखा पाए या अपने अंदर घुटा कर रखे, एग्रेसिव हर आदमी हो जाता है दोस्तों ऐसे परिस्थितियों में। और स्त्रियां जो घुट घुट कर अपनी जिंदगी बिता रही थी, वो अपने प्रकृति से, अपने प्रवृत्ति से
संबंध कभी का खो बैठी थी। तो देखिए दोस्तों, इधर पुरुष अपने स्त्री तत्व से संबंध खो बैठे, क्योंकि अत्याचार, एग्रेसिवनेस के कारण, और स्त्रियां जो शोषण के कारण, अपने ऊपर अत्याचार के कारण सदियों से पीड़ित थी, वो भी दब दब कर अपने अंदर के स्त्री तत्व से संबंध खो बैठी। समाज अपने स्त्री तत्व से बहुत दूर चला गया, संबंध खो बैठा। व्यक्तिगत रूप में तो राजनीतिक रूप में लोगों का भय, ये सब माँ ने बताया। व्यक्तिगत रूप में देखिए कि इन पुरुषों का भय किस प्रकार का था। इनका भय बहुत सरल था। इनका भय ये था कि एक बार अगर स्त्री गर्भवती हो जाए तो फिर उन्हें पुरुषों की आवश्यकता ही नहीं है। कि संतान प्राप्ति के लिए अगर एक बार स्त्री गर्भवती हो जाए तो फिर पुरुष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मातृसत्तात्मक समाज में, अगर आपको याद है तो हमने बताया था कि पहाड़ों पर स्त्रियां रहती थी और पूरे समाज को चलाती थी। जब संतान उत्पत्ति का समय आता था तो स्त्री नीचे आती थी और फिर जो आध्यात्मिक विचार के पुरुष थे उनमें से एक का चयन होता था। संतान प्राप्ति के पश्चात वो संतान को लेकर फिर पहाड़ों पर चली जाती थी। तो इस पुरुष, भय से पीड़ित पुरुष जो पितृसत्तात्मक समाज की नींव डाल रहे थे, वो कह रहे थे कि एक बार अगर स्त्री गर्भवती हो जाए तो उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। वो बच्चे को अपने आप जन्म देकर उनका देखभाल कर सकती है, फिर हमारी आवश्यकता कहाँ रहेगी। तब उन्हें समझ में आया कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम तो कंट्रोल खो बैठेंगे। और उन्होंने एक और बात को ग्रहण किया। मातृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां योद्धा थी। समाज स्त्रियों की रक्षा स्त्रियां करती थी, क्योंकि जो पर्वतों पे स्त्रियां रहती थी, कुछ योद्धा स्त्रियां थी, वो उनकी देखभाल करती थी। पर पुरुषों को ये बात खटने लगी कि अगर योद्धा शक्ति स्त्रियों के पास रही तो फिर उनके पास कुछ न रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की परिस्थिति क्या है। स्त्रियां सोच भी नहीं सकती कि वो योद्धा है। एक जमाने में कि योद्धा का काम वो करती थी, आज पुरुषों ने स्त्रियों को हर रूप से डोमिनेट करके रखा हुआ है। हालांकि हम धीरे धीरे जग रहे हैं, क्योंकि फिर से समाज टर्न हो रहा है दोस्तों। पर जिस स्थिति तक हम पहुंचे हैं उसके बारे में माँ हमें कितने अच्छे से बता रही है। माँ कहती है कि पुरुषों का इतना आधिक्यता, इतना डोमिनेशन ज्यादा हो गया कि काफी पुरुष खुद अपने पुरुष शक्ति से तंग आ गए। सब अधिकार के वांछित तो नहीं होते दोस्तों। अगर आप ज़ेन वॉरियर्स कहते हैं दोस्तों, उनको अगर आप देखें तो उनके जो बैलेंस होते हैं दोस्तों, उनकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है वो एकदम परफेक्ट बैलेंस में रहती है। तो माँ कहती है कि जब आप बैलेंस में रहते हो तो जिंदगी कैसी रहती है, अगर आपको ये देखना है तो आप उस ज़ेन वॉरियर्स को, उन ज़ेन मॉन्क्स को देख सकते हैं। पर आज के समाज में अगर आप चारों ओर देखें तो यहाँ पर एक विपरीत समाज हमारे सामने खड़ा है, और हम उस समाज के इतने आदी हो गए हैं कि हम अपना मूल खुद नहीं जानते दोस्तों। तो आज हमने
मातृसत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक समाज की ओर किस तरह हमने यात्रा की और किस तरह हमारा ये संतुलन बिगड़ा, माँ के द्वारा बड़ी विस्तार रूपक जाना है दोस्तों। आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।